हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तानी मंत्री ने कश्मीर का राग अलापा है दोस्तों, और वो भी पाकिस्तानी मंत्री यूनाइटेड नेशन में बैठकर दे रहे हैं गीदड़ भव की बहुत बड़ी खबर। दोस्तों बताएंगे इस बार भुखमरी से कश्मीर की तुलना की गई है दोस्तों, और इसी बीच बताएंगे बिहार के टेरर मॉड्यूल का सिमी PFI कनेक्शन में दोस्तों पटना पुलिस ने की है 5वीं गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिया था इन्होंने निशाने पर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार दौरे से अलर्ट हुई पुलिस तो उजागर हुआ मिशन 2047। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर हिंदुओं के खिलाफ चल रहा नफरत फैलाने का बहुत बड़ा एजेंडा। जी हां दोस्तों, रिसर्च में हुआ है ये चौंकाने वाला खुलासा, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। करेंगे दोस्तों एक एक बात का खुलासा, एक एक खबर का खुलासा, और साथ ही आपको श्रीलंका की स्थिति बताएंगे दोस्तों, जहां पर खुद जय सूर्या रोते नजर आए हैं दोस्तों, और श्रीलंका के हालात पर भारत से मदद की चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों भारत ने श्रीलंका पर अब क्या कदम उठाया है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको भी हम बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारत का होने पर शान है और गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, खाने को दाना नहीं, श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी मंत्री UN में बैठकर दे रहे हैं भारत को लेकर गीदड़ भव की अल्लाप रहे हैं कश्मीर का राग। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान के योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल ने अपने देश में खाद्य की नाजुक स्थिति को स्वीकार करते हुए चेतावनी दी है कि कश्मीर में भारत की नीतियों के एक और संघर्ष के संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी है कि अगर कश्मीर में भारत की मौजूदा नीतियों से पैदा हुए तनाव और आक्रामक रुख पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ क्षेत्र में एक और संघर्ष हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने की जरूरत पर जोर देता हूं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी होती जा रही है जैसे दोस्तों श्रीलंका की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से कश्मीर का मोह नहीं छूट रहा है दोस्तों, और लगातार कश्मीर पर राग अलापते जा रहा है ये पाकिस्तान, और अपने पाकिस्तानियों की चिंता छोड़कर दोस्तों कश्मीरियों की चिंता की जा रही है। ऐसे में इस फेक चिंता के लिए दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्यों हमेशा पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहता है, और वो भी यूनाइटेड नेशन में बैठकर चेतावनी दे रहा है दोस्तों कि अगर कश्मीरियों के हालात सही नहीं हुए तो एक और संघर्ष हो सकता है। यानी पाकिस्तान फिर एक बार भारत के साथ झड़प की चेतावनी धमकी दे रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका जवाब तो बनता ही, और हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां आपकी इच्छा हो। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ चल रहा नफरत फैलाने का एजेंडा, रिसर्च में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और इसके लिए हिंदू धर्म के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है दोस्तों। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात का बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग सर्विस के जरिए हिंदू विरोधी दुष्प्रचार में काफी बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जांच से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। हाल के दिनों में खासतौर पर जुलाई महीने में इसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन अ केस स्टडी ऑफ हिंदूफोबिया ऑन सोशल मीडिया स्टडी के मुताबिक श्वेत राष्ट्रवादी और हिंदुओं के बारे में नरसंहार से जुड़े मीम्स मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम और अन्य जगहों पर कट्टर इस्लामिक वेब नेटवर्क के जरिए फैलाए जा रहे हैं। जी हाँ, साथ ही हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषा का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीते कुछ महीनों से ज्यादा हिंदू समुदाय के खिलाफ दोस्तों काफी ज्यादा हेट फैलाया जा रहा है दोस्तों बाहरी देशों के द्वारा, तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी निशाने की खबर है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बिहार दौरे से अलर्ट हुई पुलिस तो उजागर हुआ मिशन 2047। 15 दिन पहले से चल रही थी ट्रेनिंग, अब तक 26 पर एफआईआर, 5 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार की पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधियों में शामिल में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा कुख्यात चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का सदस्य अतहर परवेज है। इसके अलावा मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। जी हां दोस्तों, ये दोनों मार्शल आर्ट्स सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे। इनका मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम मुल्क बनाना था। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने 12 जुलाई 2022 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश भी रची थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ये चौंकाने वाला खुलासा हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार दौरे पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के पटना दौरे से 15 दिन पहले से ही इन आतंकियों को फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने की साजिश को लेकर उन्होंने 6 और 7 जुलाई को बैठकें की। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधा खतरा नहीं था। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार यात्रा को लेकर दोस्तों जब पुलिस अलर्ट हुई तब जाकर के इस केस का खुलासा हुआ है। यानी कि दोस्तों अगर पुलिस अलर्ट ना होती तो ये केस अंदर ही अंदर चल रहा होता। जी हां दोस्तों, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि इनके लेटर्स को दोस्तों सिर्फ पीएफआई ग्रुप के अंदर अंदर ही फैलाना था, ना कि किसी और को सर्कुलेट करना था। जी हां दोस्तों, इन्होंने अपने लेटर में ये बात भी लिखी थी कि ये लेटर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और ये दूसरे को शेयर ना किया जाए, जिसमें भारत के उद्देश्य लिखे हुए थे कि भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खात्मा करना था। ऐसे में दोस्तों रहते इस खबर का खुलासा हुआ है और ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पर आपकी निजी क्या राय होगी दोस्तों? क्या इस पर बहुत बड़ी जांच एजेंसी नहीं बैठानी चाहिए? दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह दोस्तों इन आतंकवादियों से पीएम मोदी जी को बचाने के लिए उनको लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स उनको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन में रशिया ने फिर बरसाया मिसाइल, 21 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने आतंकी कार्रवाई बताया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के विरिसिया शहर में गुरुवार को रशिया के मिसाइल हमले में 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सैन्य आबादी वाले क्षेत्र में इस हमले को आतंकी कार्रवाई बताया है। दोस्तों यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने कहा है कि राजधानी कीव से 268 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित शहर विनिसिया में 3 मिसाइल ने एक कार्यालय की इमारत को निशाना बनाया और आसपास के आवासीय भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिसाइल हमले से आग लग गई, जिससे पास के पार्किंग स्थल में 50 कारें खाक हो गई। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो ताइमोशेंको ने मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम पर लिखा है कि काला सागर में रशिया की एक पनडुब्बी से शहर में कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई। बढ़ते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सिंगापुर पहुंचने के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से दे दिया है इस्तीफा। जी हां, गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर पहुंचने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए संसद के स्पीकर को ईमेल भेज दिया है। अब स्पीकर 3 दिनों के भीतर संसद की बैठक बुला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में फिर से एक बार कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सड़कों पर सेना उतर चुकी है दोस्तों, बख्तर बंद वाहनों से रखी जा रही है नजरें। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई अधिकारियों ने गुरुवार को पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि दशकों में देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर सेना सड़क पर उतर गई है। बख्तरबंद वाहन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीलंका के संकट पर जयसूर्या ने दिया है भावुक बयान। जी हां दोस्तों, बताया श्रीलंका की हालत बहुत खराब और नाजुक। जी हां दोस्तों, जयसूर्या ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे को जमकर लताड़ लगाई दोस्तों।
और उन्होंने भारत से भी मदद की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि भारत किसी भी कीमत पर हमारी मदद करे, हम लाचार हैं, हमें मदद की जरूरत है, हमारा राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अपने भारत ने भी कहा है कि श्रीलंका के एक एक नागरिकों की मदद की जाएगी दोस्तों। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में फैले अराजकता, आर्थिक संकट और प्रजा में त्राहिमाम की स्थिति को देखते हुए किस विदेश नीति के तहत श्रीलंका में दखल देंगे। जब ये सवाल भारत के विदेश सचिव से पूछा गया तो उन्होंने जो कहा दोस्तों उसे भारत के विश्व प्रसिद्ध विदेश नीति के प्रकांड विद्वान आचार्य चाणक्य के प्रख्यात किताब अर्थशास्त्र के सिद्धांत से जाना जा सकता है, जिसमें आचार्य कौटिल्य 6 प्रकार के विदेश नीति की बात करते हैं दोस्तों, जैसे संधि, विग्रह, आसन, समसराया, द्वैधी भाव और याना। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आसन विधि यानी तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रहने का मार्ग चुना है दोस्तों, क्योंकि जब तक पड़ोसी राष्ट्र का राजा भारत समर्थक होगा तब तक भारत जग जाहिर रूप से तटस्थ रहेगा। और इसी तरीके से भारत की विदेश नीतियों की बारीकियों को जानने के लिए आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र पर आधारित चाणक्य नीति, जिसे महेंद्र दोगने जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, ऐसे में इस बुक को पढ़ने से बेहतर आप दोस्तों इस बुक को सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम और कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कुकू एफएम रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों, जो भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और ये 4.5 से भी ज्यादा की रेटिंग के साथ है दोस्तों। और सब में बड़ी बात यह है कि 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शो और बुक है। जी हाँ दोस्तों, कई स्थानीय भाषाओं में भी इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म भारत निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को अब कुकू एफएम ने स्पॉन्सर किया है, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन ऑफर है, यानी 50% तक आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, यानी बिना डिस्काउंट के आपको 399 के पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड LOK50 यानी लोक 50 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो ये आपको 50% डिस्काउंट के साथ यानी 199 रुपीज में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बिना किसी देरी के दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहां से इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और अपने मनचाहा बुक को सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर I2U2 की पहली बैठक में बहुत बड़ी डील, UAE ने भारत में फूड पार्क बनाने के लिए खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए गुरुवार को बहुत बड़ी खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE देश में $2 अरब करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस रकम से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए भारत में फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को 4 देशों के समूह I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लापिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मौजूद रहे। इसमें भारत के लिए बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया गया है। इन 4 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया है दोस्तों, जिसका नाम I2U2 दिया गया है। इसमें 2 बार I का मतलब इंडिया और इजराइल, जबकि 2 बार U का मतलब UAE और यूनाइटेड स्टेट है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। I2U2 की संयुक्त बैठक में यह बयान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर ऋषि सुनक का ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनना लगभग तय। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के और करीब पहुंच गए हैं ऋषि सुनक। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दौर की वोटिंग में भी जबरदस्त और धमाकेदार जीत दर्ज की इन्होंने। जी हाँ, ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के लिए आयोजित दूसरे दौर की वोटिंग में धमाकेदार जीत दर्ज की है दोस्तों। दूसरे दौर में ऋषि सुनक को 101 वोट मिले, जबकि पेनी मोरडट 83 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन एडवांस में इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और ऑल द बेस्ट कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ऋषि सुनक जी को। चलते हैं खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इजराइल शीर्ष नेतृत्व ने किया जोरदार स्वागत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को मध्य पूर्व के 4 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंचे। तेल अवीव के पास लोद में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जो बाइडेन का स्वागत करने वालों में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड और राष्ट्रपति इस्साक हरजोग शामिल थे। लैपिड ने श्री जो बाइडेन को महान जयोनीवादी और इजराइल के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक है क्योंकि ये हमारे दोनों देशों के बीच अटूट बंधन को व्यक्त करता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने श्री लैपिड के हवाले से कहा है कि दोनों नेता अब्राहम समझौते और नेगेव शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों के बाद मध्य पूर्व के देशों के साथ एक नई सुरक्षा और अर्थव्यवस्था वास्तुकला के निर्माण पर चर्चा करेंगे। बात करें और खबर की दोस्तों, जहां ईरानी सेना आतंकी संगठन की लिस्ट में ही रहेगी। जी हां, हमले का विकल्प है लेकिन खुला। जी हां, जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ईरान के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने का विकल्प खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान यदि न्यूक्लियर हथियारों की जिद छोड़ने को राजी नहीं होता है तो फिर आखिरी विकल्प के तौर पर सेना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बुधवार को इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू में यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी ओर से ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को वो आतंकी संगठनों की सूची में बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में जुटे ईरान को रोकने की बेहद ही जरूरत है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जापानी पीएम का कहना है शिंजो आबे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है क्योंकि नहीं थे पर्याप्त सुरक्षा। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, किशिदा ने गुरुवार को कहा है कि शिंजो आबे के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं थी। जापान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार आबे की शुक्रवार को एक चुनाव सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी की तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि बंदूकधारी आबे के करीब आने में सक्षम था। जी हां दोस्तों, जिसके बाद किशिदा ने कहा है कि नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि गलती कहां हुई और आगे के लिए वे क्या उपाय करेंगे। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर भारत के लिए माल लेकर आ रही है पहली रूसी ट्रेन ईरान पहुंच चुकी है। जी हां, अब तक किया 3800 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, भारत के लिए माल लेकर आ रही पहली रूसी ट्रेन ईरान पहुंच चुकी है। दोस्तों, पहली बार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए ये ट्रेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान पहुंची है। ये ट्रेन अब तक 3800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। दोस्तों, इसमें माल ढोने वाले 39 कंटेनर लदे हुए हैं जिन्हें भारत लाया जाना है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सरखास रेलवे स्टेशन पर बुधवार को यह ट्रेन आकर रुकी, जो कि तुर्कमेनिस्तान की सीमा से लगता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। जी हां दोस्तों, इसके जरिए ईरान, भारत, अर्मेनिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक माल की आवाजाही हो सकेगी। एक और खबर की बात करें, जहां पर लेह में 1 महीने तक रहेंगे दलाई लामा, लेकिन लद्दाख जाने से पहले चीन पर कह दी बहुत बड़ी बात। जी हां, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज 1 महीने के प्रवास पर लद्दाख पहुंच रहे हैं। दोस्तों, उनका यह दौरा करीब 4 साल बाद हो रहा है, जबकि वो पहले अक्सर वहां जाते रहते थे। इतने वर्षों के भीतर भारत और चीन के बीच नए तरह के तनाव पैदा हुए हैं। ड्रैगन भारत के साथ LAC से जुड़े विवादों को लेकर बातचीत का भी रास्ता अपनाए रखता है और अपनी चालबाजियों से भी बाज आने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में दलाई लामा का इतने दिनों के लिए लेह में रहना बेहद खास है, लेकिन लेह जाने से पहले ही उन्होंने जम्मू में चीन को लेकर जो बयान दिया है दोस्तों, उस पर शी जिनपिंग की सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि लगता नहीं है कि दलाई लामा लेह में किसी तरह के राजनीतिक मसलों को लेकर अपने विचार रखने वाले, क्योंकि जम्मू में उन्होंने चीन को लेकर बहुत ही संतुलित बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि चीन के लोग उनके खिलाफ नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि मैं अलगाववादी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ स्वायत्तता और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर तिब्बती संस्कृति का कंजर्वेशन चाहता हूं, संरक्षण चाहता हूं, मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए और चीन के लोग अब मेरा समर्थन कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद केंद्र ने भेजी टीम। इस राज्य में मिला है पहला केस मंकी पॉक्स का। जी हां, केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र की तरफ से जिन 4 डॉक्टरों की टीमें भेजी जा रही हैं, इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर पी रविंद्रन, दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के संकेत कुलकर्णी, राम
मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर अखिलेश को भेजा जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हो गई है। दोस्तों, केरल के कोल्लम में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नुपुर शर्मा के लिए सर तन से जुदा वाले बयान वाला गौहर चिश्ती हुआ गिरफ्तार। जी हां, नुपुर शर्मा के लिए सर तन से जुदा जैसा विवादित बयान देने वाला गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर से सर तन जुदा का नारा दिया था। उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब पुलिस ने हैदराबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि अजमेर की पुलिस ही लंबे समय से गौहर चिश्ती की तलाश में जुटी हुई थी। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण की बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह गए ऐसी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पर गर्मा गर्म चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम उन जानवरों पर लागू होता है जो खाते हैं और पीते हैं और आबादी बढ़ाते हैं। जब मानव की बात आती है तो योग्यतम व्यक्ति वो है जो सबसे कमजोर को जीवित रहने में मदद करता है। जी हां दोस्तों, भागवत जी ने जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किए बिना यहाँ कहा कि सिर्फ खाना पीना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं ना, जो मजबूत है वो बच जाएगा, ये जंगल का कानून है। योग्यतम की उत्तरजीविता ये सच्चाई है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये नियम जानवरों के लिए लागू है, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्यों में सबसे योग्य व्यक्ति वो है जो दूसरों को जीवित रहने देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें जनसंख्या कानून पर यानी कि बच्चे दो ही अच्छे वाले कानून पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा ऐलान। कहा, मैं इस कानून का नहीं करूंगा समर्थन, और वजह भी बताई है दोस्तों। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो ऐसे किसी कानून के समर्थन में नहीं है जिसमें 2 बच्चे पैदा करने की सीमा तय कर दी जाए। उन्होंने कहा, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। ओवैसी ने एएनआई से बातचीत में कहा, हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो, इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि जनसंख्या में इजाफे के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जनसंख्या बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आप दोषी किसको मानते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाला वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने बड़ी चेतावनी दी। कहा, दोबारा हुई नमाज तो संगठन के कार्यकर्ता वहां सुंदर कांड का पाठ करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच लखनऊ लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, प्रबंधन बोला नमाजी हमारे स्टाफ नहीं थे। दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार की शाम सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। दोस्तों, लुलु मॉल मैनेजमेंट की तरफ से ही पुलिस को तहरीर देते हुए दावा किया गया है कि नमाज पढ़ते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो मॉल के कर्मचारी भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही लुलु मॉल का सीएम योगी के हाथों भव्य उद्घाटन किया गया था। इसी बीच मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जी हाँ दोस्तों, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के विवाद पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर वहां फिर से नमाज पढ़ी गई तो संगठन के कार्यकर्ता वहां सुंदर कांड का पाठ करेंगे। उन्होंने ऐसे खुले में नमाज पढ़ने को सरकारी आदेशों का उल्लंघन बताया और यह आरोप भी लगाया कि लुलु मॉल में अन्य धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करती है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस खबर को लेकर, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी की सजा बरकरार हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को उन्हें मानव तस्करी यानी कबूतरबाजी मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया और उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा। ऐसे में अब उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के इस आदेश से उनके फैंस में काफी मायूसी छाई हुई है। मेहंदी के वकील इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों कि मेहंदी के खिलाफ मानव तस्करी का मामला 2003 में सामने आया था। उन पर आरोप था कि वो अपने भाई शमशेर की मदद से लोगों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने का काम करते हैं। इसके लिए वो लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कोर्ट के इस फैसले को लेकर दोस्तों, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। दलेर मेहंदी को लेकर चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। यहां पर होगी जमकर बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने मानसूनी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि राजधानी में पिछले महीने के आखिरी में मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन
उसके बाद उम्मीद मुताबिक बारिश नहीं हुई है। हाल के दिनों में हल्की बारिश ही हुई है। जी हाँ दोस्तों, IMD ने आज अगले 2 घंटे में दिल्ली NCR, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।